हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक यूनिफॉर्म होमोजीनियस रॉड है ए बी और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। जो मिडिल पोर्शन है सी डी, उसको यूनिफॉर्म रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं। इट इज़ बीइंग यूनिफॉर्मली हीटेड। द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट कैन यू कंक्लूड रिगार्डिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रॉड। हीटिंग के वजह से जो रॉड में जो टेम्परेचर प्रोफाइल डेवलप होगा वो हमें बताना है कि कैसा होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम दो पार्ट में एनालाइज कर लेते हैं। पहले बिना बैटरी के कैसा टेम्परेचर प्रोफाइल होगा वो देख लेते हैं, फिर बैटरी का क्या इफेक्ट होगा वो ऐड कर देंगे और तब हमें इफेक्टिवली पता चल जाएगा कि कैसा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो first let us consider the temperature profile without battery. So when there is no current, that means when there is no battery. I wanted to write when there is no battery. जब बैटरी नहीं है तो हमने क्या किया, इस कंडक्टर को, जो हमारा ए बी सी डी ये है, इस कंडक्टर को दो पार्ट में बांट दिया। ये जो मिडिल सेक्शन है इसको हमने एम एन लिख दिया और इससे राइट वाले हाफ को एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसे राइट में होगा वैसे ही लेफ्ट में होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन सी डी है ये यूनिफॉर्मली हीट किया जा रहा है। इधर कोई हीटिंग हम नहीं कर रहे, इधर कोई हीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसे कि हीट विल फ्लो आउटवर्ड्स, इट विल ऑल्सो फ्लो टू द सराउंडिंग ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम द साइड्स। इस वाले पोर्शन में हम बस हीट सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो राइट वाले हाफ में जैसा सब कुछ हो रहा होगा, लेफ्ट वाले हाफ में वैसा ही सब कुछ हो रहा होगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करें, स्टेडी स्टेट में तो हर एक सेक्शन अपना एक टेम्परेचर फिक्स कर लेगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कोई भी सेक्शन कोई हीट एब्जॉर्व करता नहीं है। तो जितना हीट इन हो रहा होगा पर यूनिट टाइम, उतना ही हीट आउट हो रहा होगा। तो मान लेते हैं एक सेक्शन जिसका थिकनेस या जिसका लेंथ ये जो है वो dx है। यहाँ से कुछ हीट इन हुआ Q1 और साइड से, क्योंकि हीटिंग हो रहा है पूरे पोर्शन में, तो साइड से भी कुछ हीट इन होगा। तो ऑब्वियसली जो यहाँ हीट आउट हो रहा होगा Q2, वो Q1 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे करके अगर हम बहुत सारे ऐसे सेक्शंस को कंसिडर करें, तो जैसे हम राइट की तरफ बढ़ेंगे तो राइट वाले सेक्शन से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा पर यूनिट टाइम, क्योंकि वहाँ हो क्या रहा है, हीट पीछे वाले क्रॉस सेक्शन से भी इन हो रहा है और साइड से भी इन हो रहा है। तो क्योंकि रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हीट इज 0, तो जितना रेट हीट इन होने का है वही रेट हीट आउट होने का है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ से और यहाँ से भी आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि दिस Q2 विल बी मोर देन Q1। यानी मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ हीट सप्लाई इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फ्रॉम एम एन टू डी। और अगर मैं डी बी पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे मान लेते हैं डी पे जो रेट है हीट के इन होने का वो Q3 डॉट है। डॉट का मतलब मैं डी क्यू बाई डी टी कह रहा हूँ, Q डॉट का मतलब मेरा डी क्यू बाई डी टी है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ से जो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कुछ है Q3 डॉट। अब कुछ जो हीट है वो तो सराउंडिंग में रेडिएशन की वजह से भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इधर जो हीट आउट हो रहा है ना, वो यहाँ इन होने वाले हीट से कम है। क्यों? क्योंकि सम हीट इज़ गेटिंग लॉस्ट टू द सराउंडिंग। तो जिस तरीके से Mn से D तक, बिकॉज द हीट इज बीइंग एडेड फ्रॉम द साइड्स, एज वी मूव फ्रॉम Mn टू D, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इंक्रीजिंग। फ्रॉम D टू B, बिकॉज हीट इज बीइंग लॉस्ट टू द सराउंडिंग थ्रू रेडिएशन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। और इस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के आइडिया से हम टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में बता सकते हैं। वी नो दैट इन स्टेडी स्टेट फ्रॉम फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ भाई। हमें पता है जिधर हीट फ्लो होता है उधर टेम्परेचर घटता है। तो अगर मैं डी टी बाई डी एक्स की बात करूँ तो दैट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे टेम्परेचर अगर टी है और डी एक्स दूरी आगे टेम्परेचर अगर टी प्लस डी टी है और अगर हीट इधर फ्लो हो रहा है तो डी टी विल बी नेगेटिव, सो डी टी बाई डी एक्स विल बी नेगेटिव। हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। तो जब भी मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट आगे कहूँ तो आप समझ लेना मैग्नीट्यूड।
तो यहाँ से यहाँ तक रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो रहा है तो डी टी बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग, और यहाँ से यहाँ तक डी टी बाई डी एक्स विल डिक्रीज बिकॉज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। थर्मल कंडक्टिविटी सेम मान लेते हैं क्योंकि होमोजीनियस है। हम जानते हैं डी क्यू बाई डी टी इज के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डी टी बाई डी एक्स। तो बिकॉज के एंड ए इज सेम एवरीवेयर, डी क्यू बाई डी टी विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। देयरफॉर यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम है। तो डी क्यू बाई डी टी इज मैक्सिमम एट डी, सो एट सेक्शन डी डी टी बाई डी एक्स इज मैक्सिमम। तो आप समझिए यहाँ से यहाँ तक डी टी बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग और यहाँ से यहाँ तक डी टी बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग। येस, इफ़ यू कंसिडर द साइन इट विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप ऐसा होना चाहिए कि स्लोप यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो। स्टीपनेस की बात करें कर्व की, तो M से लेकर MN, जो सेक्शन MN था, MN बोलो इसको, MN से लेकर D तक डी टी बाई डी एक्स इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप जो है देख रहे हैं नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव में ही रहेगा लेकिन वो डिक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। और जैसा MN से लेकर D से B तक है वैसा ही MN से लेकर C से A तक होगा। तो इधर वाला ग्राफ और इधर वाला ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिक होगा क्योंकि जो जो चीज़ इधर होगा एग्जैक्टली वही चीज़ उसी तरीके से इधर भी होगा। तो ये हमने बात किया टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का, टेम्परेचर प्रोफाइल का व्हेन देयर इज़ नो बैटरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। और जैसे डी पे हमने कहा कि टेम्परेचर ग्रेडियंट मैक्सिमम है, एग्जैक्टली वैसे ही सी पर भी टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर आप थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझिए इसको, मान लेते हैं हमारे पास ये एक कंडक्टर है और इसको मान लो जैसा सवाल में दिया हुआ इस पोर्शन में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, दे आफ्टर एब्जॉर्बिंग द हीट विल मूव टुवर्ड द लोअर टेम्परेचर रीजन। तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा एंड्स के तरफ मूव करने लगेंगे। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो इधर फिर इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया, समझ गए, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इंटरनली। क्योंकि समझिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा है इस रीजन में तो ऑब्वियस है कि ये रीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली डेवलप हो जाएगा दोनों साइड। यानी जैसा टेम्परेचर का प्रोफाइल है वैसा ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी प्रोफाइल बन जाएगा कुछ, समझ गए। जैसे टेम्परेचर वैरी कर रहा है ना यहाँ से यहाँ तक ऐसे, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर सेटअप होने की वजह से एक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। और इस तरफ इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ इधर होगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों ये आपको समझ आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर जमा हो गया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच रीजन है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज रीजन टू नेगेटिव चार्ज रीजन। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ऐसे। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा बन जाएगा। अब थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट, एंड वी नो दैट टेम्परेचर ग्रेडियंट इज मैक्सिमम एट C एंड D। तो बोथ एट पॉइंट C एंड D द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप विल बी मैक्सिमम। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। यहाँ से यहाँ तक इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस रीजन में इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सिर्फ C और D की बात कर रहे हैं। D पर इधर की तरफ मैक्सिमम है और C पर इधर की तरफ मैक्सिमम है। नाउ व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, ये वाला बात हमने कर लिया विदाउट बैटरी। अब बैटरी को कनेक्ट करो। नाउ व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऐड ऑन। इधर की तरफ आ गया, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल बैटरी का, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जिसके वजह से पॉइंट D पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो E प्लस E नॉट हो जाएगा और यहाँ पर E माइनस E नॉट हो जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया E2, इसको मैंने लिख दिया E1। सो ऑब्वियसली द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट D, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट D, एंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट D,
you can say that temperature will be maximum at D. How? अब समझिए, अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो स्टेडी स्टेट में करंट हर जगह सेम होगा। अब करंट अगर हर जगह सेम है तो करंट डेंसिटी भी सेम होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है। और करंट डेंसिटी हम लिखते कैसे हैं? NE² टाउ E बाई एम। N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, द मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, और E है इलेक्ट्रिक फील्ड, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये मान लिया कि ये जो N है इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। ऐसा इसलिए मान लिया क्योंकि कंडक्टर में ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो स्मॉल चेंज इन द नंबर विल नॉट अफेक्ट द कंडक्टिविटी। तो N के चेंज को मैंने इग्नोर कर दिया, ये मैंने कम से कम एज्यूम किया है। इन स्टेडी स्टेट J इज सेम एवरीवेयर, तो अगर J सेम है तो ये क्वांटिटी अगर सेम है तो इसको भी सेम होना पड़ेगा, तो E और टाउ का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अब बात करें ऑन एन एवरेज, तो ये वाला जो रीजन D के पास है, अगर D पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो इस रीजन में ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा है तो रिलैक्सेशन टाइम उस रीजन में कम है। E का वैल्यू ज़्यादा होना मतलब टाउ का कम होना। एंड वी नो दैट टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, या ऐसे कह सकते हैं टाउ इज इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर। मैं ये नहीं कह रहा कि टाउ इज एग्जैक्टली 1/T होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट somehow we know that as the temperature will increase, the rate of collision will increase, so the relaxation time will decrease. तो जहाँ पर टाउ सबसे कम होगा वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो टाउ तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर इस वाले रीजन में सबसे कम होगा, क्योंकि इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है ऑन एन एवरेज। तो इस वाले रीजन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इसीलिए इस वाले रीजन में टाउ कम होगा, और टाउ कम होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसीलिए जब बैटरी हम अप्लाई कर देते हैं, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा सिमेट्रिक ग्राफ नहीं होगा, बल्कि जो पीक होगा वो D के पास शिफ्ट हो जाएगा, नियर टू D। और इस वजह से हमारा ऑप्शन D करेक्ट है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल द 3 सेक्शंस विल बी नॉन यूनिफॉर्म विथ लोकेशन ऑफ हाइस्ट टेम्परेचर नियर टू D इन द सेक्शन CD। सो ये सही आंसर है। अच्छा, ऐसे अगर आप ऑप्शंस को देखकर एलिमिनेट करना चाहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें यूनिफॉर्म 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 लिखा हुआ है। तो यूनिफॉर्म तो होगा नहीं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। इससे आप थोड़ा सा तुक्का लगा कर भी इसको सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ आंसर निकालने के लिए तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। इसलिए मैंने आपको ये सब बताया। इसमें देखिए हमें क्या क्या समझने को मिला। एक तो हमें टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझने को मिला, और थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी थोड़ा आइडिया मिला कि हाउ अ टेम्परेचर डिफरेंस कैन अफेक्ट द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टर। और फिर आफ्टर ऑल फाइनल पिक्चर इज हेयर व्हाट वी हैव सीन। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर सीधे सीधे करना हो, इतना कुछ नहीं बात करना हो, तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट टू गेट द आंसर। अगेन इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, अगर तो कर सकते हैं। ये वाला रीजन हीटेड है तो यहाँ का रेजिस्टेंस, एवरेज रेजिस्टेंस इस रीजन का ज़्यादा है। यहाँ का मान लेते हैं R है तो यहाँ का R' है। और इसको जैसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट इधर से इधर के तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर के तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर जा रहा है, इधर जा रहा है इस तरफ। तो ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ हाई रेजिस्टेंस वाले रीजन से लो क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, तो R' विल बी मोर देन R। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ हीटिंग उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इस वजह से जो पीक है ग्राफ का वो थोड़ा D की तरफ शिफ्ट हो जाएगा,
तो सरफेस लेवल पे बात करके ऐसे भी इसको आंसर कर सकते हैं, एंड आई नो दैट आई कैन आंसर इट लाइक दैट। लेकिन मुझे लगा कि क्लियर पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए, दैट इज़ वाई आई हैव मेड सच अ लॉन्ग वीडियो। तो हो सकता है आप इससे इरिटेट हो गए हों, या ये भी हो सकता है कि आपको जब क्लैरिटी मिल रहा है तो आप इसको एंजॉय भी कर रहे हों। खैर, एनीवे, सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।